फ्रेंड्स, बीए पार्ट 3 के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर शुरू किया था। मैंने आपको इस बात से अवगत कराया था कि शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच का युद्ध था। एक तरफ पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ साम्यवादी सोवियत संघ, दोनों के पास बराबर के पारंपरिक हथियार थे। इसके अलावा दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स थी, यानी कि परमाणु हथियार दोनों ही देशों के पास थे और दोनों में एक प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी, क्योंकि दोनों की विचारधारा विपरीत थी। अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा थी और सोवियत संघ की विचारधारा जो थी वो साम्यवादी विचारधारा थी। ये जो दोनों में आपस में एक प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा चल रही थी, इसकी वजह से पूरे विश्व में ध्रुवीकरण हो गया था। दोनों अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। जैसे अमेरिका के हिस्से में पश्चिमी यूरोप आया, पश्चिमी यूरोप के देश अमेरिका के खेमे में शामिल हो गए थे और पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के खेमे में शामिल हो गए थे। लेकिन ये जो ध्रुवीकरण था, ये सिर्फ यूरोप तक ही नहीं सीमित था। ये ध्रुवीकरण हमको विश्व के और कॉन्टिनेंट्स में भी देखने को मिलता है, जैसे एशिया और अफ्रीका में। शीत युद्ध का पीरियड बहुत लंबा था। शीत युद्ध लगभग 40-45 साल तक चला और इस बीच दोनों महाशक्तियों ने बहुत ज़्यादा परमाणु हथियार बना लिए और उनमें बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंद्विता थी। इससे पूरे विश्व का जो माहौल था वो माहौल भी ख़राब हो गया था। ये जो हमको देखने को मिलता है कि पूरे विश्व का माहौल ख़राब हुआ, उसकी वजह से पूरा विश्व असुरक्षित हो गया था। परंतु शीत युद्ध के संदर्भ में हमें एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि शीत युद्ध में विभिन्न पड़ाव थे। जैसा कि हम लास्ट टर्न पर बता चुके हैं कि शीत युद्ध में बीच में एक दीदांत का भी पीरियड आता है। दीदांत यानी कि तनाव शैथिल्य, यानी कि ऐसा पीरियड जिस वक्त तनाव में दोनों महाशक्तियों के बीच में तनाव में शिथिलता होती है। ये पीरियड 1969 और 1970 में शुरू हुआ था अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर के प्रयासों से। तो इसका भी एक पीरियड था, क्या कहते हैं, दीदांत का वो पीरियड चला और उसके बाद दीदांत भी समाप्त हुआ तो फिर से शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। तो उस पर हम लोग बाद में आएंगे। आज जो है हम लोग पहले यहाँ से शुरू करते हैं दीदांत से, कि दीदांत जो है कैसे शुरू हुआ और दीदांत का क्या क्या प्रभाव पड़ा और फिर आगे चलकर वो दीदांत किस प्रकार से, किस घटना की वजह से उसको झटका लगा, वो समाप्त हुआ और उसके बाद किस प्रकार नया शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो 1950 में स्टालिन के निधन के बाद दोनों महाशक्तियों के संबंध में
तनाव कुछ कम हुआ, परंतु सही मानी में तनाव शैथिल्य या दीदांत 1970 के दशक में प्रकट हुआ। दीदांत के निर्माता अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर थे। 1969 में अपने भाषण के दौरान निक्सन ने सोवियत संघ के साथ टकराव की राजनीति के अंत की और समझौते की राजनीति की शुरुआत की घोषणा की। अमेरिका की इस नीति के लिए काफ़ी हद तक अमेरिकी जनता जिम्मेदार थी, जो कि वियतनाम युद्ध के चलते हुए यह मांग कर रही थी कि अमेरिका बाहरी युद्धों में अपने को अधिक न उलझाए। इस नई रणनीति के तहत अमेरिका ने सोवियत संघ को प्रोत्साहन और दंडित करने की नीति अपनाई। अमेरिका ने ये तय किया कि यदि सोवियत संघ उसके साथ सहयोग करेगा तो वे उसको आर्थिक लाभ, आधुनिक प्रौद्योगिकी और कर्जे उपलब्ध कराएंगे, और यदि मॉस्को का रवैया संतोषजनक नहीं रहा तो अमेरिका उसे इन सब लाभों से वंचित करके दंडित करेगा। अमेरिकी अधिकारियों का मानना था कि सोवियत संघ के साथ बढ़ते हुए आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध मात्र सोवियत संघ के विदेशी व्यवहार को ही सामान्य नहीं बनाएंगे, बल्कि सोवियत संघ के आंतरिक परिवेश में भी राजनीतिक उदारीकरण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। दीदांत के दौरान जो राजनीतिक प्रयास हुए उससे कुछ सकारात्मक परिणाम भी मिले। जैसे 1972 में 2 महत्वपूर्ण संधियों पर हस्ताक्षर हुआ। पहली संधि को सॉल्ट I संधि कहा जाता है, SALT सॉल्ट I संधि, और दूसरी संधि को ABM संधि कहा जाता है। इन दोनों संधियों पर हस्ताक्षर हुए। इसके अतिरिक्त दोनों महाशक्तियों के मध्य बुनियादी समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुआ, जिसके द्वारा दोनों ने यह आश्वासन दिया कि वे अपने व्यवहार को नियंत्रित रखेंगे और दूसरे की किसी भी कीमत पर एक तरफा लाभ उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। दीदांत में अगला महत्वपूर्ण मील का पत्थर 1975 का हेलसिंकी समझौता था। इसके द्वारा ये तय किया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप में जो विभिन्न देशों की सीमाएं तय की गई थीं, उनमें कोई परिवर्तन न किया जाए, और हस्ताक्षरकर्ताओं ने यह आश्वासन दिया कि वे मूलभूत मानवाधिकारों की रक्षा करेंगे। 1975-76 में जब अमेरिका की सोवियत संघ के साथ सॉल्ट II संधि पर वार्ता चल रही थी, तब अफ्रीका के एक देश अंगोला में गृहयुद्ध चल रहा था, जिसमें सोवियत संघ
संघर्ष में उलझे हुए एक गुट की सैनिक सहायता कर रहा था, जो कि दीदांत की शर्तों के विरुद्ध था, परंतु इसके बावजूद राष्ट्रपति फोर्ड ने सॉल्ट II वार्ता में कोई रुकावट नहीं पैदा होने दी। कुछ समय बाद दीदांत को लेकर कुछ रूढ़िवादी अमेरिकी आलोचकों ने यह कहना शुरू किया कि दीदांत एक तरफ की प्रक्रिया हो गई है, जिसमें अमेरिका सोवियत संघ को आर्थिक और राजनीतिक सहूलियत प्रदान कर रहा है, परंतु बदले में सोवियत संघ के व्यवहार में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने जनवरी 1977 में अपना पदभार संभाला और उन्होंने दीदांत की नीतियों को आगे बढ़ाने की अपनी इच्छा जाहिर की, परंतु इस प्रतिबंध के साथ कि वे सोवियत संघ द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन को हल्के तौर पर नहीं लेंगे। परंतु अब समय बदल रहा था। 1970 के उत्तरार्ध में सोवियत संघ ने विकासशील देशों में अपनी सक्रियता बढ़ाई, जैसे अंगोला और इथोपिया में। इसका प्रभाव ये रहा कि महाशक्तियों के मध्य दीदांत कमज़ोर पड़ने लगा। सोवियत संघ की सक्रियता की नीति की पराकाष्ठा तो तब हुई जब दिसंबर 1979 में सोवियत संघ की फ़ौजों ने अफ़गानिस्तान के अंदर घुसपैठ कर दी। इस घटना से ये निश्चित हो गया कि दीदांत अब समाप्त हो चुका है और पुनः एक नए शीत युद्ध का आरंभ हो गया है। तो देखिए, ये जो दीदांत जो कि शुरू हुआ था 1969 और 1970 में अमेरिका के प्रयासों की वजह से, वो एक अच्छे खासे समय तक चला, 1979 तक चला, 10 साल तक चला। और इस पीरियड में अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य बहुत सी सकारात्मक संधियां भी हुई। दोनों में सौहार्द का वातावरण हो जाने से पूरा विश्व भी अपने को सुरक्षित महसूस करने लगा, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ये जो शीत युद्ध का पीरियड था, इस शीत युद्ध के पीरियड में अमेरिका जो भी करता था या सोवियत संघ जो भी करते थे या उनमें जो भी प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा होती थी, वो पूरे विश्व में प्रतिबिंबित होती थी। इस पूरे शीत युद्ध के पीरियड में अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो शीत युद्ध था, उसकी वजह से और जगह भी और क्षेत्रों में भी साम्यवादी समर्थक और साम्यवादी विरोधी शक्तियों में लड़ाई होने लगी थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमको देखने को मिलती हैं। लिहाजा ये जो दीदांत का पीरियड था, जिसको हम लोग तनाव शिथिलता का पीरियड बोलते हैं, और मैं आपको फिर से ये बता देना चाहता हूँ कि दीदांत जो है एक फ्रांसीसी शब्द देता DETENTE से लिया गया है। ये फ्रांसीसी शब्द था, उसको हिंदी में हमने दीदांत कह दिया। उसका मतलब ये होता है कि तनाव में शिथिलता। तो जब जाहिर बात है, जब दोनों में तनाव होता था तो पूरा विश्व असुरक्षित हो जाता था। इसलिए दोनों में तनाव कम होना
और दोनों में थोड़ा सा सौहार्दपूर्ण वातावरण का जन्म होना, उसकी वजह से ये स्वाभाविक था कि पूरे विश्व अपने को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करेगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती है। न युद्ध परमानेंट रहता है, न शांति परमानेंट रहती है। युद्ध जो दीदांत था वो भी हम ये देखते हैं कि 1979 में एक झटके में ख़त्म हो जाता है। कैसे ख़त्म होता है कि 1979 दिसंबर में सोवियत संघ की फ़ौज अफ़गानिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो अफ़गानिस्तान में उसका प्रवेश करना, इससे अमेरिका को लगता है कि सोवियत संघ जो है अफ़गानिस्तान में घुसपैठ करके अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा है। तो ये अमेरिका को कतई नागवार नहीं गुजरा। अमेरिका ने तुरंत अपने संबंधों को जो सकारात्मक चल रहे थे वो सकारात्मक संबंध सोवियत संघ के साथ ख़त्म कर दिए और फिर से 1979 दिसंबर से जो है नए शीत युद्ध का या द्वितीय शीत युद्ध का प्रादुर्भाव हुआ। 1980 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला रोनाल्ड रीगन ने, जिन्होंने सोवियत संघ को सीमित करने के लिए और अधिक सैन्यीकरण की नीति को अपनाया, जो कि नए शीत युद्ध के आगमन पर बदले हुए माहौल में तर्कसंगत प्रतीत हो रही थी। परंतु द्वितीय शीत युद्ध की भी ये स्थिति हमेशा बनी रहने वाली नहीं थी, ये भी बदलना था। 1979 में जो द्वितीय शीत युद्ध शुरू हुआ था उसको भी अल्टीमेटली जाकर जो है वो कमज़ोर पड़ना था। और आगे चलकर हम ये देखते हैं कि 1989 और 1990 के पीरियड में जब हम पहुँचेंगे तो हम ये देखेंगे कि दोनों महाशक्तियों ने किस प्रकार से एक दूसरे के उसमें जो है वो शीत युद्ध को समाप्ति की घोषणा की। 1989-90 तक पहुँचते दोनों महाशक्तियों ने मिलजुल कर शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा की। लेकिन 1979 और 1980 से और 1989 और 90 तक पहुंचने में भी बीच में कुछ घटनाएं हुई थी, कुछ पड़ाव थे। उन पड़ावों से होकर हमको गुजरना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो गया कि बीच में दोनों महाशक्तियां जो थीं वो महाशक्तियां ने 1989 और 1990 में जाकर शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी। तो देखिए 1985 में हुआ क्या। 1985 में सोवियत संघ में जो है देश की सत्ता एक ऐसे नेता के हाथ में आई जिनके फैसले के द्वारा अगले 5-6 सालों में शीत युद्ध को ही समाप्त होना था। ये जो सोवियत संघ के नेता थे, ये इनका नाम था मिखाइल गॉर्बेचोव। मिखाइल गॉर्बेचोव एक बहुत दूरदर्शी किस्म के नेता थे। वो एक युग पुरुष थे, अलग किस्म से चीज़ों को देखते थे, सोचते थे। ये नेता थे मिखाइल गॉर्बेचोव ने, जिन्होंने देश की आंतरिक राजनीति में कम्युनिस्ट विचारधारा की मूलभूत नीतियों से हटते हुए बहुत से सुधार लागू किए। देखिए, मिखाइल गॉर्बेचोव ने पहले तो ये किया कि उन्होंने ये देखा कि देश के अंदर जो पारंपरिक कम्युनिस्ट विचारधारा की नीतियां चल रही हैं, वो जो नीतियां हैं वो देश के हित में नहीं हैं। तो उन्होंने उन कम्युनिस्ट विचारधारा की जो पारंपरिक नीतियां थी, उन नीतियों को बदल कर और कुछ नई नीतियों को उन्होंने लागू किया।
वो नई नीतियाँ क्या थी, उनका नाम क्या था, उसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब इन नीतियों को लागू किया गया तो उससे पूरे देश का माहौल बदला। देश में एक उदार व्यवस्था आई। इससे पहले बहुत कट्टरपंथी व्यवस्था हुआ करती थी। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट विचारधारा का जब बोलबाला था तो सब कुछ बहुत वहाँ पर स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा कंट्रोल्ड होता था। चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा नियंत्रित रहती थी, और वो जो चीज़ें राज्य के नियंत्रित रहती थी तो उसमें जो है कोई भी निजी उद्योग नहीं लगा सकता था। सारा उद्योग जो था वो राज्य के ही हाथ में केंद्रित था। लोगों के मौलिक अधिकार उनके पास नहीं थे। मीडिया की स्वतंत्रता नहीं थी। देश में कम्युनिस्ट विचारधारा के अतिरिक्त किसी और विचारधारा को प्रकट करने की अनुमति नहीं थी। तो इतना जो एक रेजिमेंटेड माहौल था, इस माहौल जो अंदर इतना तनावपूर्ण माहौल था, वही तनावपूर्ण माहौल जो है सोवियत संघ की विदेश नीति में भी प्रतिबिंबित होता था। यानी कि सोवियत विदेश नीति जो है इस बात पर टिकी रहती थी कि हमारी कम्युनिस्ट विचारधारा सबसे अच्छी विचारधारा है, और कम्युनिस्ट विचारधारा के विपरीत जो देश किसी अन्य विचारधारा को, पूंजीवादी विचारधारा या इस तरह की किसी विचारधारा को अगर वो लागू करने की कोशिश कर रहा है, जैसे अमेरिका, तो वो एक ख़राब देश है, दुष्ट देश है, और उसमें वो लोकतांत्रिक नहीं है वगैरह वगैरह। तो लिहाजा मिखाइल गोर्बाचोव को अगर अपनी विदेश नीति जो बदलने वाला, और उससे जो दोनों अमेरिका और सोवियत संघ में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण जो पैदा हुआ, वो तो दूसरा स्टेप था। उसका जो पहला स्टेप था वो ये था कि मिखाइल गोर्बाचोव ने अपने देश के अंदर जो है पारंपरिक नीतियों को बदला, और जो दो नई नीतियाँ उन्होंने लागू की, उन नीतियों का नाम था, नंबर 1 का नाम था ग्लासनोस्ट, GLASNOST, ग्लासनोस्ट, और दूसरी नीति का नाम था पेरेस्ट्रोइका, PERESTROIKA। तो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका नाम था। अब ये देख लेते हैं कि ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का मतलब क्या है। ग्लासनोस्ट का, ये रूसी शब्द हैं। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन, जिसके तहत मिखाइल गोर्बाचोव ने नए किस्म के समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना की, जिसके अंतर्गत मीडिया की स्वतंत्रता और कम्युनिस्ट विचारधारा के अतिरिक्त अन्य विचारधाराओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। तो देखिए, ऐसा है कि ये जो खुलापन की नीति थी, जो ग्लासनोस्ट मतलब ओपननेस, खुलापन, इसके तहत उन्होंने एक लीग से हटकर समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना की, और कम्युनिस्ट विचारधारा से हटते हुए उन्होंने मीडिया को स्वतंत्रता दी। इससे पहले, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, मीडिया पे कड़ा प्रतिबंध था। मीडिया राज्य के खिलाफ नहीं बोल सकता था। मीडिया जो था वो कम्युनिस्ट विचारधारा के खिलाफ नहीं बोल सकता था। दूसरी चीज़ थी पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका के तहत राज्य द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था को बदलकर एक मिश्रित आर्थिक व्यवस्था को लागू किया गया। पेरेस्ट्रोइका का मतलब है आर्थिक पुनर्गठन या इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले की जो नीति थी, उस पहले की नीति के तहत जो उद्योग था, वो उद्योग पे भी प्रतिबंध था। जो इकोनॉमी थी वो कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, राज्य के द्वारा इकोनॉमी थी। राज्य इस बात को निर्धारित करता था कि क्या प्रोडक्शन होना है और कैसे प्रोडक्शन और कितना प्रोडक्शन होना है।
मिखाइल गोर्बाचोव ने उसको भी बदला। उन्होंने इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग की, आर्थिक पुनर्गठन किया, और आर्थिक पुनर्गठन करके मिखाइल गोर्बाचोव ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू किया गया। इन सुधारों के तहत किसानों और उद्योगों के प्रबंधकों को नौकरशाही की दखलंदाजी से मुक्त कराया गया और व्यक्तियों को कुछ नया कर दिखाने के लिए प्रोत्साहन दिए गए। यानी कि उन्होंने पूरी जो है इकोनॉमी को बदल कर एक ऐसी भूमिका तैयार की जिससे कि जो नए उद्यमी लोग हैं वो आएं और अपने नए प्रयोगों को करें। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमको देखने को मिलती हैं। अब ये देखना है कि ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का जो है उससे उन्होंने जो अंदर से चेंजेस किए तो सिस्टम में एक उदारता आई, सिस्टम थोड़ा सा ढीला पड़ा। जो एक अंदर से कंट्रोल्ड सिस्टम था, शक की निगाह से हर चीज़ को देखी जाती थी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हुई। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का अंतर्राष्ट्रीय पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। मिखाइल गोर्बाचोव ने सिर्फ आंतरिक राजनीति में ही सुधारों को नहीं लागू किया, वरन अमेरिका के साथ अपने संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन भी किए। गोर्बाचोव के प्रस्तावों को अमेरिका से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। शायद दोनों महाशक्तियां अब समझ रही थीं कि सुरक्षा की दृष्टि से उनको आपसी संबंधों में सुधार करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही देश परमाणु शस्त्रों का विकास करते करते एक ऐसे कगार पर पहुंच गए थे जहां पर उनको ये ज्ञात हो गया था कि परमाणु युद्ध अब जीता नहीं जा सकता है, तो उसे लड़ने से क्या फ़ायदा। अब देखिए वर्ल्ड की पूरी थिंकिंग में चेंज हो रहा था। एक समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद दोनों महाशक्तियों में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो गई। ये परमाणु हथियारों की होड़ जो है वो 40-45 साल तक चली। दोनों महाशक्तियाँ ये सोच रहे थे कि अगर हमने ज़्यादा परमाणु हथियार बना लिया तो हम दूसरे के आगे निकल जाएंगे। अमेरिका इसी धुन में जो है परमाणु हथियार का प्रोडक्शन करता, तो उसी प्रतियोगिता से जनित जो है वो सोवियत संघ भी और परमाणु हथियारों का प्रोडक्शन करता। सोवियत संघ परमाणु हथियारों का प्रोडक्शन करता तो अमेरिका और प्रोडक्शन करता। अब ये सिलसिला लड़ाई मतलब प्रतियोगिता प्रतिद्वंदिता का चला जा रहा था। ये जो प्रतिद्वंदिता का जो चला जा रहा था ये अल्टीमेटली जाकर जब 1985 का पीरियड आया तो दोनों महाशक्तियों में जब दूसरे ढंग से कुछ सोचने लगे तो दोनों और स्थिति बदलने लगी, तो दोनों महाशक्तियों ने रियलाइज़ किया कि आज हम इस परमाणु हथियार की होड़ में कहाँ पहुँच गए हैं। आज हम ऐसे मुकाम पर पहुँच गए हैं जहाँ पर कि हम लोगों ने हज़ारों की संख्या में परमाणु हथियार इकट्ठा कर लिए हैं। लिहाजा अगर परमाणु युद्ध होगा तो कोई भी परमाणु युद्ध नहीं जीत सकता है। जो स्लोगन दिया गया वो ये था, न्यूक्लियर वॉर इज़ अनविनेबल। मतलब न्यूक्लियर वॉर जो है, परमाणु युद्ध जो है वो जीता नहीं जा सकता। क्यों नहीं जीता जा सकता है? ये कह रहे भाई हज़ारों की संख्या में आपके पास भी परमाणु हथियार है, हज़ारों की संख्या में हमारे पास भी परमाणु हथियार है। युद्ध होगा तो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है बम की वर्षा करेंगे परमाणु हथियारों की, और दोनों ही नष्ट होंगे। सिर्फ दोनों ही नष्ट नहीं होंगे बल्कि पूरी पृथ्वी का समूल नाश हो जाएगा। तो ये एक जो है समझ दोनों देशों में आने लगी। ये वो समय था
जब अमेरिका की कम्युनिस्ट राज्यों को घेरने वाली नीति, जिसको एनसर्कलमेंट थ्योरी कहते हैं, में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। शुरुआती अगर आप दौर में देखें तो अमेरिका ने, जैसे मैंने आपको बताया कि उसने साम्यवाद के अवरोध की नीति को अपनाया था, कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म की नीति को अमेरिका ने अपनाया था। ये जो कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म की नीति को अमेरिका ने अपनाया था, तो इसके तहत अमेरिका की भी सोच एक तरह से बाहर एक बहुत कट्टरवादी सोच हो गई थी। अमेरिका भी इस तरह से सोचने लगा था कि जो कम्युनिस्ट राज्य हैं उनकी इस प्रकार से घेराबंदी की जाए कि उनको चारों तरफ से जो है उनकी नकेल बांधी जाए। लेकिन अब 1985 तक आते आते अमेरिका इस तरह की जो सोच थी उससे उसका मन उब गया था। इसी तरह से जो है सोवियत संघ भी अब पुरानी नीतियों जैसे वर्ग संघर्ष, पूंजीवाद के विनाश और अंततोगत्वा, साम्यवाद की विजय, सर्वहारा की तानाशाही इत्यादि इस तरह के जो हार्डकोर कम्युनिस्ट नारे थे उससे ऊब चुका था। इसके लिए अन्य महत्वपूर्ण कारण था आर्थिक। दोनों महाशक्तियों को हथियारों की होड़ को बरकरार रखने के लिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन प्रतिरक्षा के क्षेत्र में केंद्रित करने पड़ रहे थे, जिसके फलस्वरूप समाज के अन्य क्षेत्र नज़रअंदाज हो रहे थे और अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। इतना हथियारों का ज़ख़ीरा बना के रखने से, हथियारों का ज़ख़ीरा बनाने से जो फंड्स का डाइवर्जन हो रहा था, जो संसाधनों का डाइवर्जन हो रहा था, उससे जो है डेवलपमेंट इफ़ेक्ट हो रहा था और दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। सोवियत संघ में तो ये संकट बहुत गंभीर था, परंतु अमेरिका भी इस आर्थिक संकट को महसूस कर रहा था। अच्छा, इसका मतलब देखिए सोच कैसे बदल रही थी। इस नई सोच में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा जनित बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने भी अपना योगदान दिया कि समय बदल रहा था। जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी से जो कंडीशंस चेंज हो रही थी उसने भी थिंकिंग पर असर डाला। जैसे कि सूचना और संचार की क्रांति ने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में गति प्रदान की। पूरा का पूरा विश्व एक आधुनिक ग्राम में परिवर्तित हो गया था। देखिए ऐसा है, भूमंडलीकरण का युग आ गया था, वैश्वीकरण युग आ गया था। पूरा चारों तरफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से कनेक्टिविटी बढ़ गई थी। पूरा का पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज हो गया था। तो ऐसी स्थिति में देश, संस्कृति, सीमाओं के पारंपरिक अंतर क्षीण हो गए थे। इस पूरे बदले हुए माहौल में विपरीत विचारधाराओं के संघर्ष ने अपना महत्व खो दिया। समय की मांग थी, रूढ़िवादिता में लिपटे हुए समय की मांग थी कि सौहार्द और शांति स्थापित की जाए और रूढ़िवादिता को और संघर्ष को छोड़ दिया जाए। तो देखिए ये जो पूरा डेवलपमेंट्स हो रहे थे, सोच बदल रही थी, विश्व में कंडीशंस बदल रहे थे और ये समझ में आ रहा था कि सारी परिस्थितियां बदल रही हैं। तो दोनों महाशक्तियों के मन में ये विचार उठने लगा कि पुरानी रूढ़िवादी सोच और पुराने संघर्ष को छोड़ दिया जाए और एक नए तरीके से एक नए माहौल को जन्म दिया जाए, सौहार्द का वातावरण पैदा किया जाए और दोस्ती का माहौल पैदा किया जाए, ताकि विश्व को और सुरक्षित बनाया जा सके और विश्व को सही तरीके से चलाया जा सके, वहाँ पर डेवलपमेंट किया जा सके। तो 1985 के बाद का जो माहौल चेंज होने लगा, उसने जो है
उसके लिए मिखाइल गोर्बाचोव बहुत उनको श्रेय मिलना चाहिए कि उन्होंने पहले अपने देश के सिस्टम को बदला और फिर बाहरी विदेश नीति को बदला, और जिसको कि अमेरिका ने एक सुनहरा अवसर समझकर लपक कर स्वीकार किया, और दोनों महाशक्तियों ने अपनी सोच बदली और इस इरादे को प्रकट किया कि शीत युद्ध को समाप्त करना चाहिए। तो नेक्स्ट टर्न पर हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से 85 के बाद बहुत जल्द ही कैसे अमेरिका और सोवियत संघ में कुछ इम्पॉर्टेंट मुलाकात जो होती है, वो उन मुलाकातों के बाद किस प्रकार से 1989 और 90 में किस प्रकार से शीत युद्ध के अंत की घोषणा की जाती है, और शीत युद्ध के अंत से पूरे विश्व में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पर लेंगे। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।